हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। मैं उदय शंकर और आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग व्हाट्स आर इम्पोर्टेंट पर बात करेंगे। व्हाट्स आर इम्पोर्टेंट वॉल्यूम 2 और उसका लेसन 10 पर आज हम लोग बात करेंगे। बच्चों, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस चैनल पर जो हमारा यूएस वर्चुअल कैंपस है, इसमें अभी जो कंटेंट्स आ रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में जो आएंगे वो इंग्लिश पर होंगे। हमारा जो जीएस का जो कंटेंट होगा उसके लिए एक अलग से चैनल बनाया गया है और वो चैनल का नाम है एसएससी जीके हब। उस चैनल का नाम है एसएससी जीके हब। अगर जीके के अगर कंटेंट को देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर जाकर के हमारे जीके के कंटेंट को आप देख सकते हैं। ये जो यूएस वर्चुअल कैंपस जो अभी वर्तमान जो चैनल है, इस पर हम लोग इंग्लिश के कंटेंट को लेकर के बात करेंगे। तो चलिए, जीके के लिए हमारा जो है वो एसएससी जीके हब है और इंग्लिश के लिए अभी करंट में जो अभी वीडियोस आ रहे हैं उसके लिए हमारा जो चैनल है वो यूएस वर्चुअल कैंपस है। वो यूएस वर्चुअल कैंपस, यूएस वर्चुअल कैंपस में आप इंग्लिश से जुड़े हुए चीजों को देखेंगे और एसएससी जीके हब में आप जीके से संबंधित चीजों को देखेंगे, जो कि एकदम स्पेसिफिक एग्जाम्स के लिए उसको बनाया जा रहा है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अपने लेसन 10 पर। और लेसन 10 का हमारा जो फर्स्ट वर्ड आज का है वो है ऑथेंटिक। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड। ऑथेंटिक जो है ना, एक ढंग का वर्ड है। देखिए, ऑथेंटिक कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसके सिनोनिम्स, इसके एंटोनिम्स कई बार पूछा गया है। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? देखिए, यदि कोई चीज यदि ऑथेंटिक है तो इसका मतलब है कि वो असली है। ठीक है ना, वो असली है, वो वास्तविक है। तो चलिए, ये पार्ट ऑफ स्पीच से पहले इसका पार्ट ऑफ स्पीच जान ले। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे ओरिजिनल, ठीक है ना, जेन्युइन। चलिए, इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो होंगे ओरिजिनल, जेन्युइन, है ना, एक्यूरेट, ट्रू। चलिए, एक्यूरेट, ट्रू, इसके ये सिनोनिम्स है। चलिए, इसका हिंदी क्या निकलेगा? इसके दो हिंदी निकलेंगे। एक निकलेगा वास्तविक, जो असली हो। ठीक है ना, वास्तविक कहने का मतलब जो असली हो। यदि कोई चीज वास्तविक या असली है तो ऑथेंटिक है, या वो सच है ना, वो गलत नहीं है, वो ट्रू है। चलिए, तो इसके दो हिंदी निकलेंगे। एक निकलेंगे वास्तविक या असली और एक निकलेंगे सच या सही। सच या सही, आप दोनों में से कोई भी आप वर्ड को आप समझ सकते हैं। चलिए, अब इसका अपोजिट क्या हो जाएंगे, इसके थोड़ा सा अपोजिट पर हम लोग बात करते हैं। ये तो सिनोनिम्स की चर्चा हो गई। चलिए, इसके एंटोनिम्स की अगर हम बात करते हैं, इसका एंटोनिम्स क्या होने वाला है? इसका एंटोनिम्स होगा जो कि सच नहीं है, जो झूठा है। चलिए, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इनएक्यूरेट। यदि कोई चीज यदि इनएक्यूरेट है तो वो सच नहीं है, आप ऐसे समझिए। ठीक है ना, यदि कोई चीज अगर इनएक्यूरेट है तो वो सही नहीं है। इसका जो दूसरा एंटो हो जाएगा फेक स्प्यूरियस, है ना, फेक स्प्यूरियस। अगर इसका हिंदी कहें तो इसका हिंदी हो जाएगा झूठा, गलत, झूठा या गलत। चलिए, हमें कहना है कि असली पेंटिंग। अगर हमें कहना है असली पेंटिंग, कुछ इससे जुड़े हुए फ्रेजेस को देख लेते हैं। हमें कहना असली पेंटिंग, हम कैसे लिखेंगे? ऑथेंटिक पेंटिंग। कुछ इससे जुड़े हुए हम लोग फ्रेजेस को देख लेते हैं, ऑथेंटिक पेंटिंग। हमें कहना है असली सिग्नेचर, हम कैसे कहेंगे? ठीक है ना, हम कहेंगे ऑथेंटिक सिग्नेचर। ठीक है ना। चलिए, आप लोग डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, एकदम एक्यूरेट है ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं। वो कौन सा डॉक्यूमेंट होगा? ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होगा। तो ये सभी पेयर हैं जो कि ऑथेंटिक के साथ यूज होते हैं। चलिए, ये ऑथेंटिक वाली बात होगा। यदि कोई चीज और ऑथेंटिक है यानी कि वो असली है, वो वास्तविक है, वो झूठा नहीं है। इसका एंटो क्या बनेगा? इनएक्यूरेट, फेक और स्प्यूरियस, गलत, झूठा, अवास्तविक। चलिए, हम लोग वर्ड नंबर 2 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा 2 क्या होगा। चलिए, वर्ड नंबर हमारा 2 है ना, एवर्स। बहुत अच्छा वर्ड है, एवर्स में बहुत अच्छा चीज है ये। चलिए, एवर्स कैटेगरी से पहले क्या है? कैटेगरी पहले इसका देख लेते हैं। कैटेगरी से एडजेक्टिव है और एवर्स के साथ प्रीपोजिशन जो होगा वो 2 होगा। ये पहले फिक्स प्रीपोजिशन है। एवर्स के बाद आने वाला जो प्रीपोजिशन होगा वो 2 होगा। चलिए, एवर्स 2 के साथ एक ग्रामर है। थोड़ा इस ग्रामर को समझा जाए। कॉमन एरर में भी ना ये चीज आपको देखने को मिलेंगे। एवर्स 2 के बाद, है ना, आने वाला जो वर्ब होगा वो V4 में होगा। मतलब यदि ये वर्स 2 के बाद यदि कोई वर्ब आता है, वर्ब नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि कोई वर्ब का अगर इस्तेमाल होता है तो वो V4 में होगा। चलिए, एवर्स का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी के प्रति एवर्स हैं तो आप उसके विरोधी हैं, आप उसको पसंद नहीं करते हैं, आप इस तरह से समझिए। ठीक है ना। एवर्स का जो अगर हम हिंदी के बारे में बात करें तो इसका हिंदी हो जाएगा विरोधी। आप उसको नापसंद करते हैं, आप इसको सरल भाषा में समझिए, आप उसके नापसंद हैं। ठीक है ना। चलिए, विरोधी, आप इसको सरल तरीके से आप इसको विरोधी समझ सकते हैं। चलिए, अब
इसके सिनोनिम्स को देखते हैं, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अपोज्ड टू। अगर आप किसी के प्रति अगर अपोज्ड हैं तो इसका मतलब है कि आप उसके विरोधी हैं, आप उसको पसंद नहीं करते हैं। अनविलिंग, इसको अगर छोटा सा अगर सिंपल शब्दों में लिखा जाए तो अनविलिंग, अनिच्छुक हैं आप, ठीक है ना। चलिए, अपोज्ड और अनविलिंग, रिलक्टेंट इसके मेन सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए, अगर आप किसी का अपोज्ड हैं आप उसके विरोधी हैं, अगर आप अनविलिंग है आप उसको पसंद, आप इच्छुक नहीं है उस चीज को करने के प्रति, आप इच्छुक नहीं है, ठीक है ना। एवर्स का मतलब यही होता है। चलिए, इसका एंटो क्या हो जाएगा। अगर इसके अगर एंटो के बारे में बात करें तो एवर्स का एंटो क्या हो जाएगा, कीन, उत्सुक, ठीक है ना। आप विरोधी नहीं, आप उत्सुक हैं। चलिए, इसका जो एंटो हो जाएगा वो उत्सुक हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम एक सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएंगे, इसको सेंटेंस से थोड़ा सा समझा जाए। चलिए, अगर हमको कहना है एकदम सिंपल सेंटेंस में लेके चलना चाहता हूं, मैं तुमसे बात करने का विरोधी नहीं हूं। बात करने का विरोधी नहीं, मतलब मैं विरोधी, मतलब मैं इच्छुक हूं, विरोधी नहीं हूं मतलब विरोधी नहीं हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इच्छुक हूं, मैं चाहता हूं कि मैं तुमसे बात करूं। चलिए, अब इसको अगर हमको बनाना है तो कैसे लिखेंगे, आई एम नॉट। विरोधी के लिए हम लोग क्या वर्ड्स पढ़ रहे हैं, बढ़िया वर्ड एवर्स है, बहुत अच्छा वर्ड है एवर्स है। चलिए, आई एम नॉट एवर्स, यहाँ पर अब ग्रामर थोड़ा सा देखना है, ठीक है ना। का अंग्रेजी क्या होगा, टू, एवर्स टू। चलिए, अब एवर्स टू के बाद हमें टॉक, बात करने के लिए हमको टॉक लिखना है। लेकिन ग्रामर क्या कहता है कि एवर्स टू के बाद आने वाला वर्ब कौन सा वर्ब होना चाहिए, बिफोर होना चाहिए। हमें टॉक नहीं लिखना चाहिए, हमें टॉकिंग लिखना चाहिए, ठीक है ना। हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, आई एम नॉट एवर्स टू टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात करने का विरोधी नहीं हूं। चलिए, हम लोग आते हैं वर्ड नंबर थर्ड की और देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा थर्ड क्या है। चलिए, वर्ड नंबर हमारा थर्ड है बेन। देखिए, बेन क्या होता है। बेन एक तरह से किसी का एक अभिशाप हो जाता है, एक तरह से उसको बर्बाद करने का कारण बन जाता है, उसको परेशानी का कारण बन जाता है। कोई चीज यदि किसी के लिए बेन है तो इसका मतलब है कि वो चीज उसके परेशानी का कारण है। आप ऐसे समझिए, इसको सरल भाषा में समझिए कि वो चीज उसके परेशानी का कारण है। चलिए, बेन नाउन है और बेन को अगर हम समझ सकते हैं परेशानी का कारण, परेशानी का कारण, नाश का कारण है ना, वो नाश ला देगा एक तरह से, नाश का कारण, बर्बादी का कारण। चलिए, ठीक है ना। और इसको अगर सरल शब्दों में कहा जाए, छोटे शब्दों में कहा जाए तो अभिशाप। कोई चीज अगर आपके लिए अभिशाप बन गया है, यानी कि आपके लिए वो बर्बादी का कारण बन गया है, परेशानी का कारण बन गया है, आपके लिए वो हितकारी नहीं है। चलिए, अब बेन का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसके थोड़ा सा सिनोनिम्स को देखा जाए। बढ़िया सिनोनिम्स है, टॉप क्लास का सिनोनिम है स्कॉर्च। देखिए, यदि कोई चीज किसी के लिए स्कॉर्च है, यानी कि उसके लिए वो कठिनाई का कारण है। चलिए, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, रूइन, हार्डशिप, ये इसके सब सिनोनिम्स है। रूइन, हार्डशिप। तो बेन का अर्थ क्या समझ रहे हैं, है ना, बेन का अर्थ समझ रहे हैं, अभिशाप, समस्या, ट्रबल का कारण है, उसके वो अनहैप्पीनेस का कारण। इसको तोड़ के लिखे तो कैसे लिखेंगे, ए कॉज ऑफ, है ना, ए कॉज ऑफ ट्रबल। अगर इसको तोड़ के लिखे तो कैसे लिखेंगे, ए कॉज ऑफ ट्रबल। इसे सेंटेंस से हम बेहतर समझ सकते हैं। चलिए, अब इसका एंटो क्या होगा, बेन का जो अपोजिट होगा वो होगा ब्लेसिंग। देखिए, अरे अभिशाप का एंटो क्या होगा, आशीर्वाद। आप ऐसा समझिए, ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आशीर्वाद कहने का क्या सेंस है कि वो चीज आपके लिए हितकारी होगा। यदि कोई चीज अगर आपके लिए अगर ब्लेसिंग है, यानी कि आपके वो हित में है। आशीर्वाद का मतलब हम यहाँ ये समझते हैं, अभिशाप का मतलब हम समझते हैं कि वो आपके बर्बादी का कारण होगा। चलिए, अब इसको अगर हमें बनाना है तो हम कैसे लिखेंगे, इसका हिंदी क्या होगा, वरदान कह लीजिए, ठीक है ना, वरदान कह लीजिए। इसको सरल भाषा में ब्लेसिंग का मतलब वरदान समझिए। चलिए, हमको लिखना है कि शराब उसके नाश का कारण था। हमको ऐसे लिखना है, ठीक है ना, एक सेंटेंस बनाना है और हमें लिखना है कि शराब, है ना, उसके, है ना, नाश का कारण था, नाश का कारण था, उसका जीवन खत्म कर दिया। हमको ऐसा लिखना है। चलिए, अब यहां पर हम कैसे लिखेंगे, अगर इसको लिखना है तो वाइन वाज द बेन, है ना, द बेन ऑफ हिज लाइफ। चलिए, ये तो हो गया। चलिए, तो कहने का तात्पर्य यही है, यदि कोई चीज अगर आपके लिए बेन है, यानी कि आपके लिए वो नाश का कारण है, बर्बादी का कारण है, समस्या का कारण है। चलिए, बेन के बाद हम लोग आगे चलते हैं। वर्ड नंबर हमारा थर्ड था, वर्ड नंबर हम लोग 4 की ओर देखते हैं कि हमारा चौथा वर्ड क्या है। चलिए, कॉस्टिक। देखिए, यदि कोई चीज यदि कॉस्टिक है तो वो तीखा है ना। ये अंग्रेजी का कॉस्टिक, साइंस का कॉस्टिक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, है ना। और तीखा क्या, तीखी टिप्पणी, तीखी आलोचना, इस सेंस में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। तीखा का मतलब क्या हो, जो आपके मन को भेद दे, मन को एकदम कचोट दे, मन को कड़वा लगे,
वो तीखा होता है, यहाँ स्वाद से तीखा नहीं है। तो यदि कोई चीज कौष्टिक है यानी कि वो तीक्ष्ण है, तीखा है ना, तीक्ष्ण है, तीखा है, लेकिन क्या तीखा क्या, तो यहाँ पर टिप्पणी कह लीजिए, आलोचना कह लीजिए, है ना, इस मामलों में इसका ज्यादा इस्तेमाल होगा। तीखी आलोचना, तीखी टिप्पणी, कड़वी टिप्पणी, ठीक है ना। आप इसका और एक सरल हिंदी लिख सकते कड़वा। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, इसके थोड़ा सा सिनोनिम्स की चर्चा कर लेते हैं। सरकास्टिक, सॉरी इसका जो एंटो साइन हो जाएगा सरकास्टिक, कटिंग, एकदम काट देगा, एकदम मन को काट देगा, मन को भेद देगा, ठीक है ना। ये सब इसके क्या है, ये सब इसके सिनोनिम्स, स्टिंगिंग, है ना। चलिए तो इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है कौष्टिक का जो हिंदी होता है वो तीखा कड़वा, है ना। चलिए इसका एंटो क्या हो जाएगा, इसका एंटो हो जाएगा माइल्ड, माइल्ड हल्का, ठीक है ना, माइल्ड हल्का, काइंड दयालु, ये व्यक्ति तीखा नहीं बोलेगा। चलिए चलिए हमको कहना है, इस पर थोड़ा सा फ्रेज देखा जाए, है ना, इससे जुड़े हमको कहना है तीखी टिप्पणी, हमको कहना है तीखी टिप्पणी, है ना, किसी के ऊपर तीखी टिप्पणी किया गया, तीखी आलोचना, हमको ऐसा कहना है। तो ये सब के ये इंग्लिश किस प्रकार बनेंगे, तीखी के लिए क्या हम लोग पढ़ रहे कॉस्टिक, तीखे के लिए क्या पढ़ रहे कॉस्टिक। चलिए टिप्पणी के लिए कमेंट या रिमार्क, है ना, कॉस्टिक कमेंट या कॉस्टिक, है ना, क्रिटिसिज्म, कभी कभी तीखी आलोचना होता है, ठीक है ना, जो कि मन को भेद दे। चलिए तो ये कॉस्टिक रहा, यदि कोई चीज कॉस्टिक है तो वो तीखी है। चलिए ये वर्ड नंबर हमारा 4 था, वर्ड नंबर हम लोग 5 की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा 5 क्या है। चलिए कंसोर्ट, कंसोर्ट का मतलब क्या होता है, देखिए कंसोर्ट वर्ब है, कंसोर्ट का मतलब यहां पर कंसोर्ट वर्ब है, हालांकि कंसोर्ट का इस्तेमाल हम नाउन के रूप में भी करते हैं। चलिए दोनों को देख लेंगे, कंसोर्ट वर्ब और नाउन हम लोग दोनों को देख लेंगे। कंसोर्ट जब वर्ब है तो इसका मतलब होता है किसी के साथ समय बिताना, और गलत लोगों के साथ, आप ऐसा समझिए। अगर आप किसी के साथ कंसोर्ट करते हैं, आप उसके साथ समय बिताते हैं, आप उसके साथ रहते हैं, तो साथ रहना, समय बिताना, आप ऐसे समझिए। इसके लिए अगर हिंदी लिखा जाए तो साथ रहना, समय बिताना, उसके साथ आप समय बिताते हैं, साथ रहते हैं। चलिए अब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एसोसिएट, एसोसिएट, है ना। चलिए स्पेंड टाइम, आप समय बिताते हैं किसी व्यक्ति के साथ रह करके, खासतौर पर गलत, जैसे कि अगर हमको कहना है कि वो अपराधियों के साथ, अपराधी किस्म के लोगों के साथ रहता, हमको ऐसा कहना है कि वो अपराधी किस्म के लोगों के साथ रहता है, कैसे लिखेंगे, ही कंसोर्ट्स विथ क्रिमिनल्स, है ना, ही कंसोर्ट्स विथ क्रिमिनल्स। बहुत साधारण तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, बहुत हाई फाई कुछ नहीं है। चलिए अगर यही कंसोर्ट यदि नाउन हो जाए तो क्या होगा, थोड़ा इसके नाउन को देखा जाए, स्पेलिंग यही रहेगा, स्पेलिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही कंसोर्ट वर्ब भी है और यही कंसोर्ट नाउन भी है। देखिए किसी राजा या रानी, सॉरी किसी राजा, राजा कोई भी हो सकता है ना, इंपेरर, आप ऐसे समझिए, हस्बैंड और वाइफ, इसको कैसे तोड़ के लिखेंगे, हस्बैंड और वाइफ ऑफ इंपेरर। देखिए कहने का मतलब है कि, या रूलर कहिए, इंपेरर या रूलर कहिए। देखिए रूलर कोई भी हो सकता है, इंपेरर कोई भी हो सकता है। यदि मान लीजिए कि कोई पुरुष इंपेरर है तो उसकी वाइफ जो होगी वो कंसोर्ट कहलाएगी, है ना। उसकी अगर कोई महिला अगर इंपेरर है तो उसकी जो वाइफ होगी, उसका जो हस्बैंड होगा वो कंसोर्ट कहलाएगा। मान के चलिए कि किसी देश का पीएम है, तो देश के पीएम के जो वाइफ होगी उसके लिए एक स्पेशल वर्ड बनाया गया है और वो है कंसोर्ट, क्योंकि जो देश का जो पीएम है वो रूलर है, एक तरह से वो उस देश का रूलर है, देश पर रूल करता है वो, तो उसकी जो वाइफ होगी वो कंसोर्ट कहलाएगी। वाइफ फिर नहीं लिखेंगे, उसके लिए स्पेशल वर्ड बना है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री की पत्नी क्या होगी, उसके लिए कंसोर्ट होगी। मान लीजिए कि कोई महिला प्रधानमंत्री है किसी देश की, अब उसका जो हस्बैंड होगा तो उसको हस्बैंड नहीं कहेंगे, उसके लिए वर्ड है कंसोर्ट। तो किसी इंपेरर या किसी रूलर का जो हस्बैंड और वाइफ होता है वो कहलाता है कंसोर्ट। इसका हिंदी जो होगा वो होगा पति या पत्नी, लेकिन किसी इंपेरर की, है ना, आम आदमी के लिए ये वर्ड नहीं है। चलिए तो ये वन वर्ड के तौर पर ये कई बार पूछा गया है कंसोर्ट। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला जो वर्ड है वह है कंसुमेट। हमारा जो अगला जो वर्ड है वह है कंसुमेट। नंबर 6 में आते कंसुमेट। देखिए यदि कोई व्यक्ति अगर कंसुमेट है किसी मामलों में तो दक्ष है, निपुण है, उसमें माहिर है ना। यदि अगर आप किसी मामले में कंसुमेट है तो आप उसमें माहिर हैं, आप उसमें निपुण है, आप उसमें दक्ष है। चलिए अब ये पार्ट ऑफ स्पीच से क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। कंसुमेट वर्ब भी है लेकिन हम यहाँ पर कंसुमेट को एडजेक्टिव के रूप में देख रहे हैं। चलिए इसके लिए साइन ऑफ क्या हो जाएगा, स्किल्ड, स्किलफुल, ठीक है ना, एडेप्ट, परफेक्ट,
चलिए इसके ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए एक्सपर्ट ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए और कंसुमेट का मतलब क्या है? कंसुमेट का मतलब है निपुण, कुशल, ठीक है ना। ये इसके सारे सिनोनिम्स है। ये जो चीज है ना आप इसको सिनोनिम से समझिएगा। इसका हिंदी यहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है। इसका हिंदी होगा निपुण, कुशल, निपुण, कुशल, दक्ष। चलिए ये इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है ना। सिनोनिम्स आपके यहाँ है स्किल्ड, स्किलफुल, एडेप्ट, परफेक्ट, एक्सपर्ट, और इसके जो हिंदी होंगे वो होंगे निपुण, कुशल या दक्ष। जैसे कि अगर हमको कहना है, देखिए अब अगर महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात किया जाए तो क्रिकेट को लेकर चलते ये बात बेहतर समझ में आ जाएगा कि पहले वो मैच को खत्म करते थे, बड़े अच्छे फिनिशर थे, लेकिन फिलहाल के वर्षों में ना अब वो वैसे फिनिशर नहीं है जैसे कि वो पहले एक माहिर फिनिशर हुआ करते थे। हमको कहना है एक सेंटेंस के तौर पर कि मिस्टर धोनी अब एक माहिर फिनिशर नहीं है, ठीक है ना। हमको कहना है कि धोनी एक माहिर फिनिशर अब नहीं है, पहले कभी हुआ करते थे। कैसे लिखेंगे? मिस्टर धोनी, अगर इसको सेंटेंस के तौर पर देखा जाए तो कैसे लिखेंगे? मिस्टर धोनी, मिस्टर धोनी इज नो लॉन्गर, नो लॉन्गर मतलब अब नहीं, है ना। चलिए मिस्टर धोनी इज नो लॉन्गर, नो लॉन्गर का मतलब होता अब नहीं। चलिए मिस्टर धोनी इज नो लॉन्गर ए कंसुमेट फिनिशर, अब ये एक माहिर फिनिशर नहीं रह गए हैं, ठीक है ना। जो पहली वाली बात है वो अब नहीं है। चलिए हमको कहना है कि वो झूठ बोलने में माहिर है। चलिए एक और दूसरा वाक्य लेते हैं, वो झूठ बोलने में, है ना, माहिर है, एक्सपर्ट है, हमको ऐसा कहना है। वो वो झूठ बोलने में माहिर है, हमको ऐसा कहना है, ठीक है ना। चलिए चलिए निपुण है, कुशल है, हमको ऐसे कहना है। कैसे लिखेंगे? ही इज अ कंसुमेट लायर, ही इज अ कंसुमेट लायर। तो ये हमारा कंसुमेट का यूज रहा। यदि आप किसी मामले में कंसुमेट हैं, आप उस मामले में एक्सपर्ट हैं, आप उस मामले में परफेक्ट हैं, निपुण है, कुशल है, दक्ष है, इत्यादि। चलिए वर्ड नंबर हम लोग, ये हमारा वर्ड नंबर 6 था। वर्ड नंबर हम लोग 7 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि वर्ड नंबर हमारा 7 क्या है। चलिए हमारा 7 जो वर्ड है वो डिराइजन है। देखिए डिराइजन का मतलब क्या होता है ना। अगर आप किसी का मजाक उड़ाते, किसी का उपहास उड़ाते, तो उपहास, मजाक, व्यंग, ताना, ये सबका जो अंग्रेजी है ना वो डिराइजन है, ठीक है ना। डिराइजन नाउन है। और इसको अगर सरल भाषा में कहा जाए तो इसका मतलब होता है उपहास। आप किसी का उपहास उड़ाते हैं, आप उसका मजाक उड़ाते हैं, आप उस पर ताना मारते हैं, तो ये सब का अंग्रेजी जो है ना वो डिराइजन है। चलिए अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इसका सिनोनिम्स बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड है। मौकेरी, मजाक आप किसी का बना देते हैं, ठीक है ना। चलिए अगर आप किसी का मजाक बनाते तो आप उसकी मौकेरी करते हैं, ये बहुत बढ़िया वर्ड है। रिडिकूल, स्कॉर्न इसके सिनोनिम्स है ना। रिडिकूल, स्कॉर्न इसके ये सिनोनिम्स है। और इस सबका मतलब होता है उपहास या मजाक। हमको कहना है कि वो एक मजाक का पात्र बन गया है अपने दोस्तों में ना, अपने दोस्तों में ना वो एक मजाक का पात्र बन गया। हमको कहना है अपने दोस्तों में, अपने दोस्तों में वह, है ना, उपहास का एक पात्र बन गया है, उपहास का एक पात्र बन गया है, हमको ऐसा बात कहना है। चलिए कैसे लिखेंगे? he has become, अगर इसी को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? he has become, ठीक है ना। चलिए an object of, पात्र के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा an object of। चलिए क्या उपहास के लिए क्या वर्ड पढ़ाई कर रहे हैं? डिराइजन। he has become, ठीक है ना, an object of derision among his friends, among his friends। तो ये हमारा रहा डिराइजन। अगर आप किसी का डिराइजन करते हैं, आप उसका मजाक उड़ाते हैं। इसका एंटो यहीं पर कर लेते हैं। चलिए इसका एंटो के लिए हमें कहीं जाना नहीं है, यहीं पर एंटो कर लेते हैं। इसका एंटो जगह रेस्पेक्ट, सम्मान। चलिए इसका एंटो जो होगा वो क्या होगा? सम्मान होगा। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड डिराइजन। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं वर्ड नंबर 8 की ओर। देखते हैं कि वर्ड नंबर 8 हमारा क्या है। वर्ड है फर्वेंट। देखिए फर्वेंट का मतलब होता है जोरदार, जोशीला, है ना, जोरदार, जोशीला, उत्साह से भरा हुआ। फर्वेंट एडजेक्टिव है। इसका हम कैसे लिखेंगे? जोशीला, उत्साह से भरा हुआ, उत्साहपूर्ण आप समझिए, है ना, प्रबल, तीव्र ना, ये सब इसके ये हिंदी हो गए। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इम्पैशन्ड। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इम्पैशन्ड, है ना, जीलस। चलिए ये सब इसके क्या है? पैशनेट,
है ना। जोशीला के लिए सारे वर्ड्स हम लोग वॉल्यूम 1 में भी पढ़ चुके हैं। इंटेंस, और ये सबका मतलब क्या है? जोशीला, उत्साह से भरा हुआ, तीव्र, है ना। जैसे कि तीव्र इच्छा, है ना। अब मेरी तीव्र इच्छा है कि मेरे एकदम मतलब प्रबल इच्छा है कि, अब प्रबल इच्छा, ये तीव्र इच्छा के लिए हम लोग क्या कहेंगे? फर्वेंट डिजायर। चलिए हमको कहना है कि एक सेंटेंस से इसे हम बेहतर समझेंगे कि उसे देश की सेवा करने की, देश की सेवा करने की ना तीव्र या प्रबल इच्छा है, या प्रबल, है ना, इच्छा, हमको ऐसे लिखना है। चलिए हम इसको कैसे बनाएंगे? ही हैज। चलिए प्रबल के लिए वर्ड क्या पढ़ रहे हैं? तीव्र के लिए क्या पढ़ रहे हैं? फर्वेंट पढ़ रहे हैं। हालांकि ये सभी वर्ड्स हम लिख सकते हैं। ही हैज फर्वेंट डिजायर, ही हैज फर्वेंट डिजायर। चलिए इच्छा के लिए क्या वर्ड हो गया? डिजायर हो गया। टू सर्व द कंट्री, टू सर्व द कंट्री, सेवा करने के लिए वर्ड सर्व है। तो ये हमारा फर्वेंट रहा। यदि कोई व्यक्ति अगर फर्वेंट है किसी चीज में तो वो जोशीला है। जैसे कि अगर हमको कहना है, जैसे कि कोई व्यक्ति समर्थक है, जोशीला समर्थक है, हमको कहना है कि वो बीजेपी का जोशीला समर्थक है। एक सरल सी बात हमको कहना है, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे? ही इज अ फर्वेंट, ही इज ए, जोशीला के लिए क्या यहाँ ए होना चाहिए? ही इज ए फर्वेंट, चलिए सपोर्टर, ठीक है ना। ही इज ए फर्वेंट सपोर्टर ऑफ द बीजेपी। चलिए कोई यहाँ पर बीजेपी के अलावा आप दूसरे भी आप चीजों को लिख सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति फर्वेंट है, यानी कि वो जोशीला है, उत्साहपूर्ण है, वो चीज प्रबल है, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारा फर्वेंट रहा। फर्वेंट का एंटोनिम्स हम लोग यहीं पर कर लेते हैं। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एपैथेटिक। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एपैथेटिक, उदासीन, जोश खत्म, ठीक है ना। इसका एंटो हो जाएगा एपैथेटिक, उदासीन, जोश खत्म। चलिए तो ये हमारा वर्ड रहा फर्वेंट। फर्वेंट के बाद हम लोग आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हमारा अगला वर्ड क्या है? वर्ड नंबर 9 में आता है फ्लॉन्ट। देखिए यदि आप कोई चीज को फ्लॉन्ट करते हैं तो आप उसे बार बार दिखलाते हैं ताकि लोग आपसे खुश रह सके, लोग आपको नोटिस कर सके। किसी चीज को बार बार दिखलाना, क्यों बार बार आप दिखलाते हैं? ताकि लोग आपसे इंप्रेस हो सके, है ना, मतलब आपको नोटिस कर सके। चलिए तो फ्लॉन्ट वर्ब है, पहले हम इसे समझते हैं। और इसका मतलब होता है, अगर सिंपल भाषा में कहे तो इतराना। इतराना का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी चीज पर इतराते हैं, इसका मतलब है कि आप उसको बार बार दिखलाते हैं। क्यों दिखलाते हैं? ताकि लोग आपसे प्रसन्न हो सके, आपको नोटिस कर सके, ये बात है। तो चलिए फ्लॉन्ट का मतलब इतराना। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा शो ऑफ, शो ऑफ, एग्जिबिट, है ना, एग्जिबिट। चलिए और इसका हिंदी है इतराना। इतराना का मतलब होता है बार बार दिखलाना। जैसे देखिए इसका एंटो यहीं पर कर लेते हैं, हाइड, छिपा लेना। इसका एंटो यहीं पर कर लेते हैं, हाइड, छिपाना। चलिए अब इसका हम साइनो इसका इस पर सेंटेंस देखते हैं। अगर हमको कहना है कि चलिए हमको कहना है कि वह अपने धन पर इतराती है। चलिए हमको ऐसे कहना है कि वो अपने धन पर इतराती है, मतलब लोगों के समक्ष धन प्रस्तुत करती है, धन दिखलाती है ताकि लोग उससे इंप्रेस हो सके। हमको ये तो बहुत साधारण तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए हम कैसे लिखेंगे? सी। चलिए इसको कैसे लिखेंगे? सी। इतराने के लिए क्या वर्ड है? फ्लॉन्ट्स, सी फ्लॉन्ट्स। चलिए हर वेल्थ, वो अपने धन पर इतराती है। इतराने का मतलब है कि बार बार लोगों को दिखलाती है। एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, कह रहा है क्या प्रोवर्ब? इफ यू हैव गॉट, if you have got it, है ना, if you have got it, है ना, flaunt it। चलिए कह रहा है क्या? flaunt it। इसका हिंदी क्या है? देखिए यदि आपके पास कोई अच्छा क्वालिटी हो, इसका मतलब क्या है? if you have got it, flaunt it। इसका हिंदी क्या हुआ कि यदि आपके पास कोई अच्छा क्वालिटी हो तो आप उसे दिखाइए, छिपाइए नहीं, है ना, दिखलाने से मत डरिए। एक तरह से ये प्रोवर्ब है, कह रहा है क्या? इफ यू हैव गॉट इट, यदि आपके पास कोई ऐसा अच्छा चीज है, कोई गुड फीचर्स है, आप में कुछ अच्छी विशेषताएं हैं, तो आप इसे दिखाइए, छिपाइए नहीं। चलिए तो ये फ्लॉन्ट रहा। तो फ्लॉन्ट का मतलब होता है दिखाना ताकि लोग आपसे इंप्रेस हो सके। वर्ड नंबर हम लोग 10 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं कि 10वां वर्ड क्या है। चलिए 10वां वर्ड हमारा ग्लीन है। देखिए ग्लीन का मतलब क्या होता है? अगर आप कुछ को ग्लीन करते हैं, आप उसे इकट्ठा करते हैं, एकत्र करते हैं। ग्लीन वर्ब है, इसको हम समझ सकते हैं एकत्र करना, जमा करना,
खासतौर पर कोई सूचना, ठीक है ना, एकत्र करना, जमा करना। क्या भाई ऐसा जमा करते हैं तो विशेष तौर पर कोई सूचना, कोई जानकारी को आप इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, तो आप उसको ग्लीन करते हैं। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा गैदर, ऑब्टेन, है ना, गैदर, गार्नर, इस सब का मतलब इकट्ठा करना, ऑब्टेन प्राप्त करना। चलिए अब हम बात को हम लोग आगे लेके चलते, इस पर एक सेंटेंस बन जाए, ठीक है ना। चलिए बहुत आसानी से बन सकता है। हमको कहना है कि हमने बहुत सारी किताबों से, है ना, वर्ड्स को तैयार किया है, वोकैब को तैयार किया है, कोई इस सूचना जुटाया है। हम कैसे लिखेंगे, है ना, वी हैव ग्लिन्ड, हम लोगों ने एकत्र किया है, ठीक है ना। वी हैव ग्लिन्ड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, वी हैव ग्लिन्ड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, है ना, अनेक स्रोतों से, फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, अनेक स्रोतों से हम लोगों ने जानकारी को जुटाया है। सोर्स मतलब स्रोत। चलिए वर्ड नंबर हम लोग आते हैं 11 की ओर, देखते हैं कि हमारा 11वां वर्ड क्या है। 11वां नंबर का वर्ड ऑफसेट। देखिए अगर आप कोई चीज को अगर ऑफसेट करते हैं, अगर आप कोई चीज को ऑफसेट करते हैं तो आप उसे संतुलित करते हैं, है ना, किसी चीज के प्रभाव को आप कम करते हैं। ऑफसेट का मतलब अगर इसको सरल भाषा में कहें तो संतुलित करना, ठीक है ना। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बैलेंस, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बैलेंस या काउंटर बैलेंस, या कह सकते काउंटर बैलेंस, ठीक है ना। कोई चीज को संतुलित करना, ना तो घाटा ना तो लाभ। मान के चलिए कि पिछले बार फसल नहीं हुआ, ठीक है ना, काफी कम रहा फसल, लेकिन इस बार के रिकॉर्ड उत्पादन ने पिछले कमी को क्या कर दिया? भरपाई कर दिया। यानी कि जो किसान जो थे, जो पिछले बार घाटा उठाए थे, इस बार उनको बहुत ज्यादा लाभ मिला। तो इस बार बहुत ज्यादा लाभ मिला तो पिछले घाटा को क्या कर दिया? ये ऑफसेट कर दिया, ठीक है ना। चलिए हम लिख सकते हैं, एक सेंटेंस को देखा जाए, द पुअर प्लॉट the poor plot of the film has been offset by melodious songs। चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा, पहले इसके हिंदी को समझते हैं। जो फिल्म का जो कहानी है, फिल्म का जो आप ऐसा समझिए, प्लॉट का मतलब कहानी, आप इसको मान के चलिए, सरल भाषा में कहानी मान के चलिए कि फिल्म का कहानी तो पुअर है। तो फिल्म को लोग क्यों देखने जा रहे हैं? फिल्म के जो पुअर जो प्लॉट है, इसकी भरपाई किससे हुई है? इसकी भरपाई हुई है ना, बहुत मधुर गाने हैं, फिल्म अपने गानों से चल रही है। प्लॉट तो पुअर है, तो ये किसके द्वारा ये भरपाई इसकी हो रही है? इसका जो भी फिल्म का जो भी भरपाई हो रहा है, मेलोडियस सॉन्ग्स द्वारा उसकी भरपाई हो रही है। तो यही चीज ऑफसेट होता है, किसी की इफेक्ट को कम करना। चलिए ना तो घाटा ना तो लाभ। चलिए 11 के बाद आते हैं 12 नंबर पर, देखते हैं हमारा अगला वर्ड्स क्या है। चलिए परवर्स। देखिए परवर्स का मतलब क्या होता है? देखिए अगर आप परवर्स कोई चीज रखते हैं तो आप एक तरह से बहुत ही गलत चीज रखते हैं, विकृत रुचि आप रखते हैं, जानबूझकर कोई गलत काम करते हैं, ठीक है ना, जानबूझकर कोई गलत काम करते हैं। और विकृत, आप जो लोग आपसे उम्मीद करता है कि आप इसे करें, आप उसके ठीक अपोजिट करते हैं। मतलब लोग आपसे कोई चीज अगर अच्छा चीज की उम्मीद करता है तो आप उसके ठीक अपोजिट करते हैं। चलिए परवर्स का मतलब क्या होता है? अगर सरल भाषा में कहें तो इसको, परवर्स एडजेक्टिव है और इसको मतलब है विकृत रुचि वाला। विकृत का मतलब खराब, है ना, ये विकृत रुचि वाला व्यक्ति होगा, ठीक है ना। चलिए हम इसको कह सकते हैं जानबूझकर गलत करने वाला। दूसरा भाषा समझिए, जानबूझकर गलत करने वाला ना। सेंटेंस से ये बेहतर समझ में आ जाएगा, आप घबराइए नहीं। ये परवर्स जो है ना, सेंटेंस से बेहतर समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इसके सिनोनिम्स को थोड़ा सा देखा जाए। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑकवर्ड, है ना, अनरीजनेबल। इसका हो जाएगा ऑकवर्ड, अनरीजनेबल, अनकोऑपरेटिव, है ना। चलिए और इसका अगर हम सरल तरीके से कहें, एक और सिनोनिम्स दे सकते हैं, ठीक है ना, एक और सिनोनिम्स दे सकते हैं इसके लिए, अनहेल्पफुल। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई व्यक्ति अगर परवर्स है किसी चीज में तो वो जानबूझकर ऐसा करता है। चलिए इसका एंटो क्या हो जाएगा? सेंसिबल, रीजनेबल, है ना, संगत,
बुद्धिमत्ता से भरा हुआ, रीजनेबल या सेंसिबल। चलिए, तो इसका मतलब आप समझिए तर्कयुक्त, तर्क संगत, या एक और इसका हिंदी हो सकता है बुद्धिमत्ता से भरा हुआ, बुद्धिमत्ता से भरा हुआ। चलिए, ये परवर्स का मतलब हुआ, भरा हुआ। चलिए, ये है आपका परवर्स। चलिए, अब हम इससे सेंटेंस से बेहतर समझा जा सकता है, बिना सेंटेंस का ये परवर्स जैसा वर्ड समझ में नहीं आएगा। चलिए, इसका मतलब क्या होता है, देखिए यदि आप किसी फील्ड में परवर्स हैं तो इसका मतलब है कि आप जानबूझकर सारा उल्टा काम करते हैं, जो लोग आपसे उम्मीद करते हैं आप उसके ठीक विपरीत जाते हैं। इसका एक सिनोनिम्स बिजार भी हो जाएगा, यहाँ पर बिजार लिख दिया जाए, ठीक है ना, एक इसका सिनोनिम्स बिजार हो जाएगा। जैसे देखिए सेंटेंस आप बेहतर समझेंगे, ठीक है ना, वह दूसरों को अपमानित करने में मजा लेता है। देखिए, अपमानित करने में मजा लेता है, बताइए ये तो गलत चीज है ना, दूसरा को अपमानित करता है, फिर जब सामने वाला व्यक्ति अपमानित होता है ना तो इसको बड़ा अच्छा लगता है। ये विकृत रुचि वाला आदमी है। देखिए, विकृत का मतलब खराब है, उसको जो प्रसन्नता मिलती है, प्रसन्नता गलत चीज करने पर मिलती है, तो इस तरह की जो प्रसन्नता को कौन सा प्लेजर कहेंगे, कौन सा सेटिस्फैक्शन कहेंगे, कौन सी खुशी कहेंगे, परवर्स कहेंगे। चलिए, कैसे लिखेंगे इसको, अगर लिखना होगा तो ही टेक्स या ही गेट्स, है ना। चलिए, पर अब देखिए मजा लेता है, मजा के लिए प्लेजर लिखना है, ही गेट्स प्लेजर, कौन सा प्लेजर, परवर्स प्लेजर या परवर्स, ठीक है ना, परवर्स प्लेजर। आइए, क्या करने में मजा लेता है। चलिए, यहां से बात को आगे बढ़ाते हैं, फ्रॉम एम्ब्रेसिंग, एम्ब्रेस मतलब लज्जित करना, फ्रॉम एम्ब्रेसिंग, ठीक है ना, पीपल। चलिए, तो ये हमारा, ये बताइए ये कौन सा इसको प्लेजर मिला, परवर्स प्लेजर, यानी कि वो प्लेजर जो कि गलत चीज करने में मिले। गलत, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जानबूझकर गलत करने वाला। एक तो किसी को इंसल्ट करता है, किसी को इम्ब्रेस करता है, लोग अपमानित होते हैं ना तो ये बड़ा खुश होता है। तो चलिए, यही परवर्स है। चलिए, परवर्स के बाद हम आगे बात को लेकर चलते हैं। ये वर्ड नंबर हमारा जो था वो 12 था। वर्ड नंबर 13 की ओर देखते हैं, पॉन्डरस। वर्ड नंबर हमारा 13 है, पॉन्डरस। देखिए, यदि कोई चीज यदि पॉन्डरस है तो इसका मतलब है कि वो भारी भरकम है और थोड़ा धीमा चलता है उसके, क्योंकि बॉडी साइज उसका बहुत बड़ा है ना, बहुत उसका ज्यादा बॉडी साइज है, उसका वेट भी ज्यादा है। तो पॉन्डरस का मतलब क्या होता है, जो धीमा मूव करे, जो धीमा चले। विशेष तौर पर यह वर्ड हाथी के लिए इस्तेमाल होता है। कभी आपने हिंदी सुना होगा थुलथुल। थुलथुल कौन होते हैं, जो बड़े भारी शरीर के होते हैं, उनका जो चाल होता है ना वो धीमा होता है ना। हमको कहना है कि हाथी थुलथुल जानवर है। थुलथुल का मतलब क्या होता है, उसका जो चाल है ना वो धीमा चाल है, क्योंकि उसका बॉडी का साइज और वेट बहुत ज्यादा है। तो कोई चीज यदि पॉन्डरस है, इसका मतलब है कि स्लो मूविंग है। इसके दो अर्थ होते हैं, ठीक है ना। चलिए, पॉन्डरस का एक मतलब होता है भारी भरकम शरीर वाला, भारी भरकम शरीर वाला, जो है ना, भारी भरकम शरीर वाला जो धीमा चले, जो है ना, जो धीमा चले। भारी भरकम शरीर वाला जो धीमा चले नहीं समझ में आता है तो आप इसको समझिए थुलथुल, ठीक है ना। थुलथुल कौन होते हैं, जो कि बहुत धीमे चलते हैं और भारी भरकम शरीर वाले होते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसको हम कह सकते हैं थुलथुल। चलिए, पॉन्डरस के लिए क्या हम साइनो लिख सकते हैं, तो साइनो इसका हम लिख सकते हैं हेवी, स्लो मूविंग, ठीक है ना। इसको अगर सिंपल भाषा में इसका अगर साइनो कहा जाए तो इसका साइनो हो जाएगा स्लो मूविंग, धीमा चलने वाला, ठीक है ना। चलिए, और इसका एंटो क्या हो जाएगा, इसका एंटो हो जाएगा ग्रेसफुल, जो सुंदर चले, है ना। इसका एंटो हो जाएगा ग्रेसफुल, सुंदर, आकर्षक, सुंदर आकर्षक। हमको कहना है कि हाथी एक थुलथुल जीव है, इसको कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है और इसको समझना बहुत आसान है। हम कैसे लिखेंगे, द एलिफेंट, इसको कैसे लिखेंगे, द एलिफेंट इज ए पॉन्डरस क्रीचर, द एलिफेंट इज ए पॉन्डरस क्रीचर। इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा, इसका हिंदी ये निकल कर आएगा कि हाथी एक थुलथुल जीव है। चलिए, वर्ड नंबर हम चलते हैं 14, 14वां नंबर वर्ड पर चलते हैं। देखिए, 14वां नंबर वर्ड है हमारा पोट्रे है। देखिए, इसको पढ़ेंगे पोट्रे। पोट्रे का मतलब क्या होता है, पोट्रे भर्ब है, किसी को किसी रूप में दिखाना, प्रस्तुत करना, किसी को किसी रूप में प्रस्तुत करना। आप ऐसा समझिए, प्रस्तुत करना, दिखाना, है ना। किसी को किसी रूप में आप दिखाते हैं, प्रस्तुत करते हैं तो आप उसको पोट्रे करते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिपिक्ट, रिप्रेजेंट, ठीक है ना, ये सब इसके सिनोनिम्स है। पेंट,
प्रस्तुत करना, दिखाना, ठीक है ना। चलिए हम इसको एक सेंटेंस के तौर पर देख सकते हैं। चलिए हमको कहना है कि उसे, कोई किसी व्यक्ति के लिए कहा गया, उसे एक कमजोर प्रधानमंत्री, एक कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर है ना दिखाया गया है, प्रस्तुत किया गया है, पेश किया गया है। चलिए पेश किया गया है, दिखाया गया, एक ही चीज है, किया गया है। किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया कि उसे एक कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया गया, दिखाया गया। चलिए इसको कैसे लिखेंगे, ही इज, चलिए पोर्ट्रेड। अब चलिए इसका भीतरी करेंगे ना, पोर्ट्रेट को लेकर चल रही है, इज पोर्ट्रेड एज अ वीक प्राइम मिनिस्टर, एज अ वीक प्राइम मिनिस्टर। चलिए तो ये हमारा पोर्ट्रे रहा। अगर आप किसी को पोर्ट्रे करते, आप उसको प्रस्तुत करते, दिखाते किसी को किसी रूप में, चलिए वो अपने आप को ना बड़ा निर्दोष के रूप में दिखाया है कि भाई हम निर्दोष हैं, हम दोषी नहीं हैं। चलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको अगर इनोसेंट के रूप में, ही हैज बीन, है ना, पोर्ट्रेड एज ए, मतलब आप एज एन इनोसेंट मैन, इनोसेंट चाइल्ड, कुछ भी आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग वर्ड में आगे बढ़ते, प्रीपोस्टेरस। वर्ड नंबर, ये हमारा 14 था, वर्ड नंबर 15 की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रीपोस्टेरस। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वह है प्रीपोस्टेरस। देखिए प्रीपोस्टेरस का मतलब क्या होता है, कोई चीज यदि प्रीपोस्टेरस है तो वो मूर्खता से भरा हुआ है ना, एकदम फुली से वो चीज, आप इसको समझिए कि मूर्खतापूर्ण, इसको सरल तरीका से कहे तो मूर्खतापूर्ण, हास्यास्पद, जिस पर आपको हंसी छूट जाए, है ना, चीज ऐसा है ना कि एकदम मूर्खतापूर्ण है। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फुल्लिश, सिल्ली, ठीक है ना। इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे फुलिश से सिल्ली। यदि कोई चीज अगर प्रीपोस्टेरस है, वो एब्सर्ड है, बहुत बकवास टाइप का है, आप इसको आप समझिए बकवास किस्म का। दूसरा अगर हिंदी लिखे तो बकवास किस्म का। चलिए आजकल जानते हैं, आजकल लोग हेयर स्टाइल कैसा रखता है, ऐसा रखता है कि आप देख करके हंसीएगा, ठीक है ना। अब हमको कहने को बकवास किस्म का वो हेयर स्टाइल का शौकीन है, हमको कहना है ही इज फॉन्ड ऑफ, ठीक है ना, प्रीपोस्टेरस हेयर स्टाइल्स, है ना, प्रीपोस्टेरस हेयर स्टाइल, तरह तरह का हेयर स्टाइल रखता है ना, जिसको कोई मूर्खी रख सकता है, ठीक है ना, वो बकवास किस्म के हेयर स्टाइल का वो शौकीन है। चलिए वर्ड नंबर आते हैं 16 की ओर, देखते हैं कि हमारा 16वां वर्ड क्या है। चलिए रिसोर्ट टू, रिसोर्ट वर्ब है और अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेगा। रिसोर्ट टू का मतलब अपनाना। अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो अंतिम में आपको वही अपनाना पड़ा, उसको यूज करना पड़ा, ठीक है ना। चलिए हैविंग रिकॉर्स टू, इसको अपनाना है ना, क्योंकि आपके पास अब कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कोई विकल्प बचा नहीं। अपनाना, अख्तियार करना, इसको अगर सरल अगर हिंदी लिखे तो अख्तियार करना। कोई चीज को अगर आप अख्तियार करते हैं तो आप उसे अपनाते हैं, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा चारा अब नहीं है। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हैविंग रिकॉर्स टू, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हैविंग रिकॉर्स टू। चलिए या मेक यूज ऑफ, या हम कह सकते हैं मेक यूज ऑफ। चलिए अब जैसे कि देखिए एक सेंटेंस से बेहतर इसे समझ सकते हैं। द पुलिस रिसोर्टेड टू, प्रीपोजिशन इसके साथ टू है, लाठी चार्ज। देखिए क्या लिखा जा रहा है, टू डिस्पर्स मॉब, इसका चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा। देखिए पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, है ना, लाठी चार्ज अपनाया, है ना, क्या करने के लिए, तो डिस्पर्स का मतलब होता है तितर बितर करना, छितराना, है ना, मतलब मॉब को, है ना, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, क्योंकि अब कोई उपाय नहीं बचा था। पहले समझाया गया, समझाने पर जब बात नहीं बनी तो फिर लाठीचार्ज ही लास्ट ऑप्शन था। यही चीज रिकॉर्स है, यही चीज आपका रिसोर्ट है, यही चीज आपका रिसोर्ट है। रिसोर्ट का मतलब अपनाना, क्योंकि अब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है। चलिए वर्ड नंबर आते 17 की ओर, देखते हैं कि 17वां वर्ड क्या है, रूडिमेंट्स, है ना। इसका मतलब है रूडिमेंट्स मतलब होता है मूलभूत, रूडिमेंट्स वर्ड है, ये नाउन है और इसका मतलब होता है मूलभूत, है ना, किसी चीज का मूलभूत उसका रूडिमेंट्स होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फंडामेंटल्स, बेसिक्स, चलिए एसेंशियल्स,
ये सब का मतलब है मूलभूत। जैसे कि हमको कहना है कि ग्रामर के मूलभूत जितने भी छोटे छोटे चीजें जो आवश्यक चीजें हैं इस पर उसकी पकड़ है। हमको कहना है कि ग्रामर के मूलभूत चीजों पर उसकी पकड़ है। इसको हम कैसे लिखेंगे? ही हैज कमांड ओवर, ही हैज कमांड ओवर, ही हैज कमांड ओवर द रूडिमेंट्स ऑफ, द रूडिमेंट्स ऑफ, ठीक है ना, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है ना। ही हैज कमांड ओवर रूडिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि जो इंग्लिश ग्रामर की जो मूलभूत बातें हैं इस पर उसका नियंत्रण है, कमांड है। चलिए वर्ड नंबर हम लोग 18 की ओर देखते हैं। वर्ड नंबर हमारा 18वां क्या है? ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप ये समझिए। सोलेस क्या होता है? देखिए सोलेस का मतलब होता है एक चीज जो आपको राहत दे, है ना, एक ऐसा चीज जो आपको राहत दे, है ना। इसको आप समझिए कि सोलेस का मतलब होता है राहत का चीज, है ना, राहत भरा चीज, राहत भरा चीज को कहते हैं सोलेस, ठीक है ना। चलिए अब इसको क्या लिखेंगे? इसका साइनो लिखेंगे सोर्स ऑफ कंफर्ट, है ना, इसको लिखेंगे सोर्स ऑफ कंफर्ट, सोर्स ऑफ कंफर्ट, एक वैसा चीज जो आपको राहत दे, ठीक है ना। चलिए कंसोलेशन, कंसोलेशन। चलिए हमको कहना है कि आप यहाँ है ना तो बड़ा हमको तसल्ली मिल रहा है, आपका यहाँ होना मेरे लिए राहत भरा चीज है ना। हमको कहना है कि आपका यहाँ होना मेरे लिए राहत भरा चीज है, आपका यहाँ होना, है ना, मेरे लिए राहत भरा चीज है, राहत भरा चीज है। चलिए हिंदी तो ये है, अंग्रेजी अपने तरीका से बनता है, ये तो आप समझ रहे हैं। चलिए योर प्रेजेंस, योर प्रेजेंस, देखिए आपका यहाँ होना, एट दिस प्लेस, इस जगह पर होना, ठीक है ना। चलिए इज ए सोलेस, इज ए ग्रेट सोलेस। चलिए हिंदी, चलिए कैसे लिखते हैं? फॉर मी। चलिए यही तो है, यही सोलेस है। यदि कोई चीज सोलेस है तो आपको वह राहत पहुंचाता है, एक ऐसा चीज है जो आपको राहत देता है। चलिए वर्ड नंबर हम आते हैं 19, है ना, स्टैड। वर्ड नंबर हमारा 19 है, स्टैड। चलिए स्टैड का मतलब क्या होता है? यदि देखिए यदि कोई चीज अगर स्टैड है तो वो बहुत उबाऊ किस्म का है, ठीक है ना, और वो पुराना टाइप का है, अब उसमें कोई मजा नहीं है, ठीक है ना। आप इसको आप ऐसा समझिएगा, पुराना एवं अप्रचलित, पुराना एवं, है ना, उबाऊ, आप ऐसा समझिए पुराना एवं उबाऊ, कोई चीज पुराना है और इसलिए उबाऊ है, ठीक है ना। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सीरियस, बोरिंग, है ना, बोरिंग, ओल्ड फैशनड, ये इसके सब सिनोनिम्स हो जाएंगे। यदि कोई चीज यदि आपके लिए स्टैड है, इसका मतलब है कि अब वो मजेदार नहीं है, ठीक है ना, वो उबाऊ किस्म का चीज है, आप ऐसा समझिए। स्टैड मतलब उबाऊ, इसको सरल भाषा में कहते हैं स्टैड मतलब उबाऊ। जैसे कि देखिए अगर हमको कहना है कि उबाऊ भाषण, हमको कहना है उबाऊ भाषण, चलिए कैसे लिखेंगे? पुराना टाइप का ये, है ना, उबाऊ भाषण है, स्टैड स्पीच। हमको कहना है पुराना टाइप की किताब आप लेकर बैठ गए, बड़ा उबाऊ किताब है, स्टैड बुक, ठीक है ना। तो इत्यादि ऐसे ऐसे चीज, है ना, जो कि ओल्ड फैशन है ना, वो क्या है? वो उबाऊ टाइप की चीज है। चलिए वर्ड नंबर आते हैं 20 में, देखते हैं हमारा 20वां वर्ड क्या है। तो हमारा 20वां वर्ड है वेवार्ड। देखिए वेवार्ड का मतलब होता है बेलगाम, जिद्दी, हट्ठी। यदि कोई व्यक्ति अगर वेवार्ड है, इसका मतलब बेलगाम है ना, अपना मन का करता है, बेलगाम, सॉरी, इसका हिंदी हो जाएगा बेलगाम, ठीक है ना। जिद्दी, हट्ठी, हट्ठी जिद्दी, ये जो चीज होता है ना, ये सर आपका वेवार्ड है। जैसे कि कोई हमको कहना है कि जिद्दी लड़का, हमको कहना है, तो जिद्दी लड़का जो होगा वो क्या होगा? वेवार्ड चाइल्ड होगा, वेवार्ड चाइल्ड होगा, ठीक है ना। चलिए इसका सिनोनिम्स देखते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? जो कि बैडली बिहेव करता है, अच्छे व्यवहार ये नहीं करते हैं, ठीक है ना। अनरूली, वाइल्ड, हम लिख सकते हैं अनरूली, वाइल्ड, ठीक है ना। चलिए और इसका हिंदी हो जाएगा बेलगाम, हट्ठी, जिद्दी। इसका एंटो क्या हो जाएगा? डोसाइल, सीधा साधा। यदि कोई व्यक्ति अगर डोसाइल है तो सीधा साधा है वो। चलिए हमको कहना है कि बेलगाम बच्चा कहना है, तो बेलगाम बच्चा के लिए क्या हो जाएगा? है ना, वेवाइड चाइल्ड हो जाएगा। तो बच्चों आज के हमारा इस वीडियो सेशन में ये हमारा लेसन 10 कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने सभी के सभी 20 वर्ड्स को देखे हैं। इसमें जो भी वर्ड्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप उनको यूज से बेहतर समझ सकते हैं। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।